Hello everyone and a warm welcome on the eve of World Kidney Day 2022. Let me remind everyone, World Kidney Day is celebrated the world over on second Thursday of every March every year, and that is when we discuss about problems related to kidney function and their diseases, and we interact with each other so as to help each other understand about the kidney diseases in a better way and prevent many preventable diseases associated with the kidneys. So डॉक्टर लाइक आपने अभी बोला कि किडनी डे पे हम किडनी के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं. इट्स मोर ऑफ अ इंफॉर्मेशन मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड अबाउट देयर किडनीज. So my first question here is so that my audience can understand better, what are the functions of kidney? Very important, because we all the time typically associate the kidneys with just or merely with the production of urine. हमें realize करना है that kidneys have many other functions. Of course, the main function is to form urine, जिसकी वजह से सारे toxins और extra पानी body से निकल पाता है. But we must remember this is just one of the many functions, and you will be surprised कि और भी बहुत सारे functions kidneys करती हैं. जैसे कि ये electrolytes का बैलेंस बॉडी में मेंटेन करती हैं, एसिड बेस का बैलेंस बॉडी में मेंटेन करती हैं, किसी भी चीज़ को एक्सेस नहीं होने देती, कमी होती हैं तो उसका एग्जिट बॉडी में से रोक लेती हैं और उसकी मात्रा बॉडी में सही लेवल पे मेंटेन करती हैं. But you will be surprised, there are many other functions as well. Kidneys are the seat of production of activated vitamin D. जो हम vitamin D धूप से लेते हैं, खान पान से लेते हैं, that may be meaningless unless it goes to the liver and to the kidneys to get activated. और kidneys हैं तो ये vitamin D ठीक से बनता है और हमारी bones को ताकत आती है. इसके अलावा kidneys ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती हैं. नॉट टू मेनी पीपल आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट किडनीज आर द ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर maintenance of blood pressure in the normal range. If they go haywire, if their functions go haywire, you can expect high blood pressure. किडनी से एक रेनिन नाम से हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है. इसके अलावा किडनी से एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन होती है जिससे खून बनने का प्रोसेस बॉडी में स्टार्ट होता है. सो अगर किडनीज अफेक्ट हो जाएं तो इवन खून की कमी हो जाती है. सो जब हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं, इन द सेम ब्रेथ आई वुड वांट टू टेल यू ऑल दैट जो भी फंक्शंस किडनीज के थे, अगर किडनीज ठीक से काम नहीं करेंगी तो वो अफेक्ट हो जाएंगे. अब क्या होगा? यूरिन कम बनेगा, शरीर में पानी जमा हो जाएगा, सूजन आ जाएगी, टॉक्सिन्स जमा हो जाएंगे, उसकी वजह से भूख कम हो जाएगी, उल्टी आने को करेगी, उल्टी आएगी, सांस चढ़ना शुरू हो जाएगा, सुस्ती बढ़नी शुरू हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी, काम करने की इच्छा नहीं होगी, हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, चलना भी मुश्किल हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा. तो ये सारी चीज़ें हैं जो इतना अमेजिंग ऑर्गन्स कंट्रोल करके बैठे हुए थे और अब वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो थिंग्स गो रॉन्ग. थैंक यू सो मच डॉक्टर. डॉक्टर अब बात करेंगे किडनी डिजीज़ के ऊपर. जब भी किडनी डिजीज़ के बारे में कुछ भी होता है, मेजरली पीपल थिंक दैट किडनी स्टोन इज़ द ओनली प्रॉब्लम दैट हैपन्स टू किडनी. सो द क्वेश्चन हियर इज़ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ किडनी डिजीजेस? या फैंटास्टिक क्वेश्चन. आप यू आर एब्सोल्युटली राइट. जब भी कोई कहते हैं किडनी की प्रॉब्लम, वन एक्सपेक्ट्स कि पेट पे हाथ रख के कोई आ रहा है कि मेरे को पेट में दर्द हो रही है, मेरे को स्टोन बन गया है और अब मेरी किडनीज ख़राब हो जाएंगी. वेल, दैट ऑल्सो इज़ ए कॉमन कॉज, बट यू मस्ट रिमेंबर द कॉमनेस्ट कॉज द वर्ल्ड ओवर नाउ अ डेज इज़ डायबिटीज़. सो अगर हम किडनीज़ के परमानेंट ख़राब होने की बात करते हैं, लेट्स नॉट फॉर द सेक ऑफ टाइम टुडे टॉक अबाउट द एक्यूट किडनी इंजरी जो कि अचानक किडनीज़ ख़राब होती हैं. आज हम अपनी डिस्कशन रिवॉल्व करेंगे अराउंड परमानेंट किडनी फेलियर, जिसको कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बोला जाता है. और अगर हम कारण देखें कौन से ऐसे हैं जो किडनीज़ को परमानेंटली तौर पे ख़राब कर देते हैं, तो मुख्य कारण इंडिया में क्या, वर्ल्ड भर में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में और डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऑल अलाइक इज़ डायबिटीज़. एंड लुक एट द प्रॉब्लम. इतने डायबिटिक्स हैं इस कंट्री में और वर्ल्ड में, और उनकी अगर किडनीज़ ख़राब होने लग जाएं तो यू कैन इमेजिन कि क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं
किसी भी कंट्री के लिए टू कोप अप विद दिस मैनेस। दूसरा मुख्य कारण हाई ब्लड प्रेशर, जो कि ये प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं। आप डायबिटीज़ प्रिवेंट कर सकते हो, आप हाई ब्लड प्रेशर प्रिवेंट कर सकते हो अगर आप सही तरीके से अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करें। इसके अलावा कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में शायद नहीं हैं। किडनीज़ के फ़िल्टर कई बार ख़राब हो जाते हैं, किडनी के जो फंक्शनिंग यूनिट्स हैं अंदर जो लाखों के मिकदार में हैं, वो अफेक्ट हो जाएं तो किडनीज में से प्रोटीन लीक होनी शुरू हो जाती है। इन बीमारियों को हम क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। एक यंग बंदों में आईजीए नेफ्रोपैथी एक बहुत कॉमन है ऑटो इम्यून बीमारी, जो कि एक धीरे धीरे करके इंसिडियस तरीके से अंदर अंदर नुकसान कर जाती है, और जब तक पता लगता है इस बीमारी के बारे में बहुत लेट हो चुका होता है। स्टोन्स, जैसे कि आपने बताया, यस, स्टोन डिजीज़ जो कि हम इंडिया में बहुत लोग ग्रस्त हैं इस बीमारी से। सो kidney stones are a very common cause of kidney failure. So is recurrent urinary tract infection. बट ये तो हो गई जो सबको शायद अंदाज़ा था। अब हम बात करेंगे कुछ हेरिडिटरी बीमारीज़ के बारे में। ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ एक मुख्य कारण है हमारे देश में भी, जिससे किडनीज़ पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों की ख़राब हो सकती हैं। लेकिन जहाँ पे हमें जागना है वो है जहाँ पे हमारी गलतियाँ हैं। लाइफस्टाइल डिजीज़ेस, ओबेसिटी, ओवरवेट होना किडनी के ख़राब होने का, परमानेंटली ख़राब होने का एक कारण बन सकता है। सो बी वेयर, दैट्स वन। और जो चीज़ें डायरेक्टली आपके कंट्रोल में हैं वो टोबैको। स्मोकिंग इज़ अ वेरी कॉमन एंड अ प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़। इसके अलावा जो हम इनएडवर्टेंटली कई बारी हम चीज़ें खा जाते हैं, और उसमें हमें आई थिंक बहुत शर्म की बात है कोई हमें कहे कि इंडिया में और कुछ कंट्रीज़ में इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का इतना गलत यूज़ हो रहा है कि हम ना चाहते हुए भी जो हम सब्ज़ी फल जो भी खाते हैं उसके साथ साथ हम इंसेक्टिसाइड्स भी खा रहे हैं, पेस्टिसाइड्स भी खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली किडनीज़ ख़राब हो सकती हैं। सो कई कारण हैं, बट मुख्य तौर पे डायबिटीज़। और हमेशा याद रखें, डायबिटीज़ सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, हम जैसी और गरीब कंट्रियों के दूसरे जो हमसे भी अभी डेवलपिंग स्टेज में हैं, मुख्य कारण है किडनीज खराब होने का। Thank you, Doctor. Doctor, now the question comes, what is the magnitude of the problem? I don't want to scare my viewers today, but then unless we become mindful of the fact that this is a disease which is really rampant, it is widely prevalent. Now, when I say I don't want to scare, the actual figures tell us that 1 in every 10 people could actually be suffering from kidney disease. Look at the magnitude of the problem. हम कितने करोड़ की पॉपुलेशन है हमें मालूम है, उसमें से अगर 10% को किडनीज खराब हो जाती हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक 13-14 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको किडनी डिजीज़ हो सकती हैं, और इसमें से कई ऐसे हैं जो प्रोग्रेस करेंगी टू अ मोर एडवांस स्टेज विच रिक्वायर्स वेरी एक्टिव ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट, and you can know a country like ours is not in a position to cope up with this kind of magnitude of the problem. Now, taking it further, आप अंदाज़ा लगाएं कि हम माना जाता है तकरीबन 8% इंडियन पॉपुलेशन के लोग डायबिटिक हैं। अगेन लुक एट द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम। 10-12 करोड़ को डायबिटीज़ है, और इन 10-12 करोड़ में से तकरीबन एनीवेयर बिटवीन 30 to 60, कुछ लोग कहते हैं 67%, पर एक चलो बीच का अगर फिगर हम लगाएं 30 to 40% लोगों की किडनीज डायबिटीज़ की वजह से ख़राब हो जानी है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट करोड्स ऑफ पीपल, 3-4 करोड़ लोगों की किडनीज डायबिटीज़ की वजह से ख़राब हो जाएंगी। एंड द सैड पार्ट इज़ दिस वॉज परफेक्टली प्रिवेंटेबल। आप डायबिटीज़ प्रिवेंट कर सकते थे। अगर डायबिटीज़ हो गई तो आप डायबिटीज़ की किडनीज़ को जो अफेक्ट कर रही हैं उसको प्रिवेंट कर सकते हो। सो यू कैन एक्ट बिफोर इट इज़ टू लेट, बट अनफॉर्चुनेटली जो ट्रेंड है वो ऐसा नहीं दर्शा रहा है, एंड आई थिंक वी आर ऑल टू बी ब्लेम्ड, and that is why we are discussing all this today, and we must keep on discussing it throughout, and that is why days like today's, the eve of World Kidney Day, compels us to talk, discuss about
the ground realities, the magnitude of the problem of the kidney disease, so that सब लोग इसके बारे में जानकारी लें और contribute करें towards mitigation of the disease. Thank you so much, Doctor. Doctor, earlier you mentioned the role of lifestyle modification. So how can one prevent and take care of their kidneys better? So directly as well as indirectly. अगर हम directly देखें तो हमने कहा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब है ठीक खाएं पिएं, मोटापा अवॉइड करें, डायबिटीज़ अवॉइड करें, एक्सरसाइज करके, बिकॉज इट्स जनरली बिलीव्ड अगर आप 40 मिनट एक्सरसाइज कर रहे हो रोज़ और एटलीस्ट 30 मिनट्स की एक्सरसाइज कर रहे हो 5 दिन हफ्ते में, आई थिंक आप कई बीमारियों को प्रिवेंट कर रहे हो. मोटापा अवॉइड करके, एज आई सेड, स्मोकिंग अवॉइड करके. हम सोचते हैं स्मोकिंग मीन्स लंग कैंसर, हम सोचते हैं स्मोकिंग मीन्स हार्ट डिजीज़, बट लेट मी रिमाइंड एवरीवन, स्मोकिंग ऑल्सो मीन्स किडनी डिजीज़, हैज़ डायरेक्ट कोरिलेशन. उसके अलावा पेन किलर्स, यू कैन इमेजिन, हम जाते हैं अनफॉर्चुनेटली बिना किसी प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन पे, द ट्रेंड इज़ आपको केमिस्ट पेन किलर्स दे देते हैं, आप खाते जाते हैं बिकॉज इट गिव्स यू इमीडिएट रिलीफ. आप अपनी हेक्टिक लाइफस्टाइल से, जो इतना आजकल जो कट थ्रोट कंपटीशन हो गया है, जो ओवर अचीवर्स की बात हो रही है, यू डोंट वांट योर सेल्फ टू बी इन एनी काइंड ऑफ फिजिकल डिजीज़, तो 1 सेकेंड लगता है आपको और यू आर पॉपिंग अप पेन किलर्स. नाउ रिमेंबर, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी पेन किलर्स लाइक कॉमनली यूज्ड आइबोप्रोफेन, डाइक्लोफिनेक, नाइमोसोलाइड, ये बड़े कॉमन नाम हैं जो हम बिना सोचे समझे ले लेते हैं. दे कैन प्ले हैवक विद योर किडनी फंक्शन. सो अ prolonged use of painkillers or abuse, as you may call it, can certainly damage your kidneys. Always remember that. And lastly, जो मैंने अभी मेंशन किया था, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, सो ये जो चीज़ें हैं जो हमें एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू हैव द राइट काइंड ऑफ dietary intake, which is everyone's fundamental right. I think we must try to ensure. You don't have to be a doctor to do that, and I think it is a collective responsibility of the society that we eat healthy food, we imbibe good habits to ensure a good lifestyle, and the modification of lifestyle can certainly play a big role in preventing kidney diseases as well. Thank you so much, Doctor. Doctor, अब हमने जब we have understood the knowledge about kidney functions, diseases, the role of modification, the magnitude of the problem, but the main issue that we face is detection. There are many people who don't come to the doctor or visit until the kidneys have already suffered a lot. So the question ये है कि ऐसे क्या symptoms है kidney diseases के, और क्या test है जिनसे हम detect कर सकते हैं kidney diseases? I would say the most important question, because one must remember, by that time chronic kidney disease gives a patient the symptoms which we had talked about a short while ago, it's too late. So जो often repeated बात होती है catch them young, I think इससे better कहीं apply नहीं हो सकता है, because by that time patient को symptoms आ गए, it is generally too late. So when we say catch them young, which means आपको imagine करना है कि a given patient कैन हैव अ किडनी डिजीज़, और अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करना बहुत आसान होता है. नाउ लेट मी इलैबोरेट. एक पेशेंट है जो डायबिटीज़ से अफेक्ट हो चुका है, एंड हमने आज बात की कि गुड 30 to 40% ऑफ डायबिटिक्स कैन हैव अ किडनी डिजीज़. सो हमारा फ़र्ज़ बनता है टू नंबर 1 प्रिवेंट डायबिटीज़. आप नहीं कर पाए, अनफॉर्चुनेटली पेशेंट डायबिटिक हो गया, नाउ यू pick up the target organ damage of diabetes at the right time. डायबिटीज़ कहाँ कहाँ इफेक्ट करती है? हार्ट पे इफेक्ट करती है, नसों पे इफेक्ट करती है, ब्रेन पे इफेक्ट करती है, किडनीज़ पे इफेक्ट करती है. और किडनीज़ पे इफेक्ट करती है, कितना आसान है इसको ढूंढना. एक टेस्ट, इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता, वो है यूरिन का टेस्ट, और आपने यूरिन के टेस्ट में एल्ब्यूमिन ढूंढना है. अब अवेयरनेस बढ़ रही है, आगे हम सिर्फ एक रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन करके उसमें क्रूड तरीके से ढूंढ के कि इसमें तो प्रोटीन नहीं है और बोल दिया कि किडनी डिजीज़ नहीं है. बट एक स्टेप आगे जाना है, यूरिन का ही टेस्ट है, और सबको अवेयरनेस होनी चाहिए, खास करके डायबिटिक पेशेंट्स को अवेयरनेस होनी चाहिए. आस्क फॉर यूरिन एल्ब्यूमिन एक्सक्रीशन.
आपके बॉडी में से एल्ब्यूमिन एक्सक्रीट तो नहीं हो रहा है। 30 मिलीग्राम से कम नॉर्मल होता है। 30 से 300 को हम पहले माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया बोलते थे, आजकल हम उसको मॉडरेट एल्ब्यूमिन यूरिया बोलते हैं। हम माइक्रो वर्ड से सोचते थे कि लोग लापरवाह हो जाते थे, कुछ नहीं है, ये तो थोड़ा सा है। हम अब कह रहे हैं 30 से 300 को भी इंपॉर्टेंस दीजिए, बिकॉज दिस इज नाउ बीइंग कॉल्ड एज मॉडरेटली इंक्रीज्ड प्रोटीन यूरिया, एल्ब्यूमिन यूरिया। और 300 से ऊपर है तो उसको बोलते हैं सीवियरली इंक्रीज्ड एल्ब्यूमिन यूरिया। तो वर्ड ही सीवियरली आपके रोंगटे खड़े कर देने चाहिए कि भाई ये मेरे साथ बहुत कुछ हो गया है, इट इज़ ऑलरेडी लेट, अभी भी मैं नहीं संभला हूँ, नहीं संभलूंगा तो बहुत आगे दिक्कत होने वाली है। दूसरा टेस्ट है एक सिंपल ब्लड टेस्ट जिसका नाम है ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन। अगर हम सीरम क्रिएटिनिन कर लेते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि एक नॉर्मल इंसान की क्रिएटिनिन 1 मिलीग्राम % से कम होनी चाहिए, 0.7, 0.8, 0.9, तो 1 से तो हर हालत में कम होनी चाहिए। एक टेस्ट करवाएं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि साल में शुरुआत में जिसको डायबिटीज़ हुई है या हाई ब्लड प्रेशर हुआ है या जिसको बार बार स्टोन्स बन रहे हैं या जिसको बार बार यूरिन की इन्फेक्शंस हो रही हैं या जिसने खूब सारे पेन किलर खाए हैं या जिसकी फैमिली हिस्ट्री है किडनी डिजीज़ की, एक बेसिक से टेस्ट, इससे आसान काम तो कोई हो ही नहीं सकता है। एवरी 6 मंथ्स इन डायबिटिक्स, सो दैट अगर कोई एबनॉर्मेलिटी पकड़ी जाए तो करेक्ट टाइम पे पकड़ी जाए ताकि हम उसका कुछ समाधान ढूंढ सकें बिफोर इट इज़ टू लेट, एज आई हैव बीन रिपीटेडली रेफरिंग टू। Thank you so much, doctor. That was actually very helpful, and I hope my audience have a new understanding. Now, the another part when it comes to any disease is treatment. So, what are the treatment options for kidney diseases? वेल हम बात करेंगे पहले थोड़ा सा और डिटेल में जाने की कि हमने स्क्रीनिंग की और हमने ब्लड यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिन में एल्ब्यूमिन ढूंढ लिया और हमने ये स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जिसमें ढूंढा कि किसी को प्रॉब्लम है अर्लीस्ट स्टेज पे कि नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली वो लोग जिनको प्रॉब्लम हो गई है उनके लिए स्पेशल टेस्ट हैं, अगेन वेरी बेसिक, जो हमें बता देंगे कि किडनी डिजीज़ है, कंफर्म करती है और एक्सटेंट ऑफ डैमेज बताती है। और उस एक्सटेंट ऑफ डैमेज के बेस पे हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को स्टेजेस में बांट देते हैं। स्टेज 1 शुरुआत, स्टेज 2 थोड़ी सी ज़्यादा, किडनी का GFR जो कि टिपिकली 90 और 120 ml पर मिनट होता है वो अब 60 और 90 के बीच में आ गया। अब जो स्टेज 3 है वो 30 और 60 में फंक्शनिंग आ गई। जो स्टेज 4 है वो 15 और 29 के बीच में आ गई। और अगर 15 या उससे कम आ जाती है इसको स्टेज 5 क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं। और ये वो स्टेज है जहाँ पे हम जो आगे जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है उसके बारे में दोबारा से बात करेंगे, डायलिसिस या ट्रांसप्लांट। इससे पहले हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, हमने बात किया था, तो आपने हीमोग्लोबिन चेक करवाया, वो कम मिला। आपने इन पेशेंट्स के देखा यूरिन में प्रोटीन निकल रही है, इनका कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम सब हिल जाते हैं। ये बेसिक से टेस्ट हैं जो आपके डॉक्टर आपको गाइड करेंगे और उसका सॉल्यूशन ढूंढ के बताएंगे। सो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे का जो ट्रीटमेंट है वो सारा डिपेंड करता है कि आप क्या एबनॉर्मेलिटीज़ एक्सपेक्ट करते हो जब आपकी दोनों किडनीज़ ख़राब हो जाती हैं। नाउ अल्ट्रासाउंड एक बहुत यूज़फुल टूल है जिसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया हमारे डायग्नोसिस को। एक अल्ट्रासाउंड जो ये बता दे कि दोनों किडनीज़ का साइज़ छोटा हो गया है। आम किडनीज़ तकरीबन 9 सेंटीमीटर की होती हैं और अगर इन किडनीज़ का साइज़ छोटा मीनिंग 7 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर का हो गया है तो कोई भी जान लेगा कि ये किडनीज़ बहुत छोटी हो गई हैं, ये अब पूरा काम नहीं कर पाएंगी। क्लियर? इसी में आपको स्टोन्स नज़र आ सकते हैं, किडनीज़ के रास्ते में रुकावट नज़र आ सकती है, किडनीज़ में सिस्ट नज़र आ सकती हैं, किडनीज़ फैली हुई हैं नज़र आ जाती है, कोई किडनीज़ में इन्फेक्शन है नज़र आ जाता है। तो अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन बहुत यूज़फुल टूल्स हैं जिससे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, ट्रीटमेंट। अब किडनीज़ काम नहीं कर रही तो शरीर में कैल्शियम कम हो गया, फास्फोरस बढ़ गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया, तो हमारी जो दवाइयाँ हैं सारी इनको टारगेट करेंगी। तो सबसे पहले रोल है डाइट का। तो जैसे ही किडनीज़ की प्रॉब्लम बढ़ती है हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस वी गिव टू दी diet of these patients. We have to restrict their salt, we have to restrict their potassium intake. So many times with the advancing kidney disease, there is accumulation of impurities in the body, some toxins like urea, and the electrolytes go haywire.
So since they are prone to have high potassium values, so we ask them not to take things which are rich in potassium. Those people जिनके पोटेशियम बढ़े हुए होते हैं उनको हम बोलते हैं कि आप फ्रूट जूसेस, लेमन, सिट्रस फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स एट्सेट्रा मत लीजिए, बिकॉज दे विल हैव अ टेंडेंसी to have an aggravation of their high potassium values, which can be very lethal at times. On the other hand, इनका blood pressure ज़्यादा है तो आप इनको नमक कम खाने की एडवाइस देते हैं. Now, individually your doctor will treat according to the abnormalities. हीमोग्लोबिन कम है तो अब हार्मोन्स अवेलेबल हैं इंजेक्शन फॉर्म्स पे और बहुत जल्दी टैबलेट्स आने वाली हैं जिससे हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, क्योंकि ये वही चीज़ हैं, हार्मोन्स हैं जो कि किडनीज ने बनाने थे, अब वो नहीं बना रही हैं, हम बाहर से दे रहे हैं. विटामिन डी नहीं बन रहा है, हम पका पकाया हम बाहर से विटामिन डी दे देते हैं जिससे हड्डियों को ताकत मिल जाती है. शरीर में एसिड जमा हो जाता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम सोडा बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट हम इनको पेशेंट्स को देते हैं. और बाकी प्योरली आपके डॉक्टर की एडवाइस पे चलिए, वो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ देंगे. डायबिटीज़ की दवाइयों को अब हमें चेंज करना पड़ेगा. रिमेंबर कि डायबिटीज़ अगर आपने अच्छे से कंट्रोल नहीं की तो आपकी किडनीज़ ख़राब हो गई. किडनीज़ ख़राब होने के बाद अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज़ खुद ब खुद गायब हो गई, बिकॉज जो थोड़ी बहुत ही इंसुलिन बॉडी में बची है वो किडनीज़ के थ्रू निकल रही थी, अब निकलने का रास्ता नहीं है. अब थोड़ी सी इंसुलिन भी भारी पड़ जाती है और शुगर खुद ब खुद कम होनी शुरू हो जाती है और दवाइयों की वजह से कम होनी शुरू हो जाती है. लोग बहुत खुश हैं कि मेरी शुगर ठीक हो गई. भाई आपने क्या ऐसी चीज़ कर ली जिससे आपको कोई सेंस ऑफ प्राइड होनी चाहिए? आप तो अभी भी वही गलतियां कर रहे हैं. आपने गलतियां की तो आप डायबिटिक बने, आपने गलतियां की तो आपको डायबिटीज़ की वजह से कॉम्प्लिकेशंस आई, और आज आप खुश हो रहे हो कि बिना कुछ किए हुए आपकी शुगर ठीक हो गई. बी वॉर्न्ड, this could be the first signal that your kidneys have got significantly affected. So ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है. एंड फाइनली जब ये दवाइयाँ फेल हो जाती हैं, इसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट. जब ये दवाइयाँ फेल हो जाती हैं, नॉट टू लूज़ होप. हम आज आपको सिर्फ कोई होपलेस बनाने नहीं आए हैं, हम एक तरफ आपको जागरूक कर रहे हैं अबाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, दैट यू हैव टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंश्योर दैट यू डोंट फॉल इन द ट्रैप, यू डोंट हैव एनी किडनी डिजीज़. बट गॉड फॉरबिड आपको कोई किडनी डिजीज़ हो भी गई तो मत सुनिए वो लोगों की बातें जो कह रहे हैं कि अब तो कुछ नहीं किया जा सकता, अब तो आप गए. बिकॉज वी कैन शो यू काउंटलेस एग्जाम्पल्स who have been treated the world over after they went to their doctors with total zero kidney function, with total cessation of the kidney function, and yet they have lived on for another 20, 30, 40 years even after that. And there are not no exceptions. I mean generally अब तो dialysis की quality इतनी अच्छी हो गई है, transplant के results इतने अच्छे हो गए हैं, that majority of the people survive for decades, not just years. So ये उनको होप देने के लिए हैं, वो unfortunately have already been affected with advanced kidney disease. And अब if we look back, if we compare with the quality of dialysis with the long-term survivals, we are much better off than where we were towards the end of last millennium. With the beginning of this century, the results have hugely improved. और अब लॉन्ग टर्म सर्वाइवल बहुत अच्छा हो गया है. Thank you so much, Doctor. Doctor, now this entire session was according to the theme of Kidney World Day, which was understanding the knowledge gap bridging. So thank you so much. जाने से पहले हमारे ऑडियंस को आपके कुछ फाइनल वर्ड्स. सो आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया. आज की डिस्कशन और वर्ल्ड में सब नेफ्रोलॉजिस्ट अपने ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड किडनी डे. इस बार ये साल हर साल एक नया थीम होता है और एक नए फ्रेशनेस के साथ हम लोग आते हैं. इस बार ही है ब्रिजिंग द नॉलेज गैप. हमने रियलाइज़ किया है कि काफ़ी नॉलेज गैप्स हैं. हमें एज डॉक्टर्स शायद बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई है इस बीमारी के बारे में, बट दैट इज़ ऑफ नो यूज़ टू एनीवन. अगर मेरे को खूब नॉलेज हो भी जाए और मैं किसी का भला ना कर पाऊँ तो आई डोंट थिंक इसका किसी को एडवांटेज है और इस नॉलेज का कोई फ़ायदा है. सो एट द बैक ऑफ आवर माइंड इज़ ऑन वन हैंड
टू गेन द कंटेम्प्रेरी नॉलेज, जो वर्ल्ड में इतनी रिसर्च चल रही है, इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रही है, हम पहले उसको सीखें. Then our responsibility is to ensure that it reaches the users, it reaches the community. Now knowledge gap क्या है? पहला है community के level पे. Doctors are also part of the community, but community means जो lay community है, जिनको medical science के बारे में knowledge नहीं है, उनको अभी भी किडनी डिजीज़ के बारे में वैसी नॉलेज नहीं है जितनी की होनी चाहिए. वी मे बी बेटर ऑफ देन वेयर वी वर टिल अबाउट फ्यू डेकेड्स अगो, बट लॉन्ग वे टू गो. तो इसलिए सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कम्युनिटी लेवल पे इम्प्रूवमेंट करवानी. दूसरा, हेल्थ केयर वर्कर्स के लेवल पे, एज आई सेड, we have to accept our responsibility that even after learning so much, even after reading so much about the contemporary health system और जो रिसर्च, अगर हमारे पेशेंट्स को उसका फ़ायदा नहीं हुआ तो आई डोंट थिंक दैट्स द राइट थिंग. सो हमें एज nephrologists we have to accept our responsibility to enlighten the community as well as our fellow physicians who are not nephrologists, because the first contact of any patient is the family physician और जो प्राइमरी फिजिशियंस होते हैं. तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको हर ऑर्गन के बारे में खूब सारी नॉलेज, थोड़ी थोड़ी नॉलेज चाहिए होती है. और हम एज नेफ्रोलॉजिस्ट अपने एक जो किडनी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, हम अपने फेलो फिजिशियंस तक पहुँचाएँ, उनसे चर्चा करें, and we engage them in regular dialogues and interactive sessions, so that the knowledge gets propagated. Then finally, our equal responsibility is also to press upon the governments, because ultimately जो prevention पे जो खर्चा आना है, जो vision आनी है, वो government के level से आनी है. So हमारी responsibility is also to make the government aware of the magnitude of the problem, so that corrective measures are taken, not to treat the disease. Of course that's important, but more important is to prevent the disease, and that can be done only at the level of the governments. And it is generally believed कि सारे वर्ल्ड में गवर्नमेंट्स शायद हेल्थ के अलावा और चीज़ों को भी थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हैं. वी बिलीव हेल्थ को थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए. और अगर हम हेल्थ सेक्टर में भी देखें तो डायबिटीज़ को, कैंसर को, हार्ट डिज़ीज़ को और लंग डिज़ीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस डिज़ीज़ दी जा रही हैं. वी बिलीव कि किडनीज़ को भी, किडनी डिजीज़ को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, बिकॉज इनकी इन्वॉल्वमेंट भी इज़ एज़ कॉमन एंड एज़ इम्पॉर्टेंट. सो ये कुछ मैसेजेस हैं, हम गवर्नमेंट्स को भी अपने लेवल पे भी कर रहे हैं. दे आर रिसेप्टिव, एंड यू वुड हैव सीन पिछले सालों में, कई सालों में, और कहीं कहीं अच्छी पॉलिसीज़ बन रही हैं विच आर फोकसिंग ऑन प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़. और बहुत अच्छा लग रहा है कि वी आर moving in the right direction. Thank you so much, Dr. Dinesh. This has been extremely informative. And जाने से पहले मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ इन्हें कमेंट सेक्शन पे डालिए. We will get back to you. In case you want to connect with the doctor, you can call on the number that is on the screen, or you can click on the link that is in the description. Once again, Doctor, thank you so much for your time. Thank you very much. Thank you. And I'll see you guys in the next one. Doctor, one confusion on online.